हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है हमारे द्वारा एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है टू एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सो दैट दे कैन बी फैमिलियर विद द लेटेस्ट पेरो पोर्टल। क्योंकि अब अपार जो है सभी ग्रुप्स को ऑनलाइन फाइल करनी है। तो अब आज से पहले जो ग्रुप सी ऑफिशियल्स की अपार रिपोर्ट करते थे वो ऑफलाइन करते थे, अब ऑनलाइन हो गई है। तो पहले कोई कई कई बार ऐसा भी होता था, पर रिपोर्ट नहीं हो पाती थी, गुम हो जाती थी। तो कोई ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं फेस करने पड़ते थे, लेकिन अब नहीं है। तो अब क्या नए अपडेशन आए हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो आप ऑफिसर्स हो, आप रिपोर्ट अच्छे से करते हो अपार को, लेकिन फिर भी नई नई अपडेट आती रहती है। तो वो अपडेट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So the reporting officer's role is to objectively and fairly assess the employee's performance, provide meaningful feedback, and contribute to the employee's professional growth. They play an important part in the overall performance management system within an organization. So this is necessary. What are the responsibility of reporting officers? There are some key points that we will discuss in this video in the later slides. So these are filing of our forms, assessing performance, providing ratings, recording achievements and contributions, identifying strengths and weakness, recommendation for training or development, ensuring objectivity and fairness, confidentiality. So अब इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। First, filing the APAR form. It is the responsibility of reporting officers uh, for filing out the APAR form accurately, including providing an overall assessment of employees' performance in various categories like work quality, productivity, target met, project completed, behavior in workplace, etc. तो ये सब ड्यूटी है रिपोर्टिंग ऑफिसर्स की। तो एक अपार साइकिल को देखते हैं क्या होती है। ये बहुत ही आपके काम की चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अपार साइकिल है उसमें वर्क फ्लो क्रिएट करेगा, कौन करेगा? ओ आर यू। ठीक है। आफ्टर दैट दैट विल बी जनरेटेड बाय द अल्टरनेट कस्टोडियन और प्राइमरी कस्टोडियन। आफ्टर दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओ आर यू टू फिल दिस सेल्फ अप्रेजल ऑफ द अपार। अगर वो नहीं भरता है तो उसे फोर्स फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेवल में। किसके द्वारा? प्राइमरी कस्टोडियन। इट प्राइमरी कस्टोडियन इज द ओनली अथॉरिटी टू फोर्स फॉरवर्ड these for showed the apars in which self appraisal is not filled by ORU. उसके बाद आगे अप्रेजल, ये आपका काम है। इट इज योर रोल और द रोल ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर्स। रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को वो अप्रेजल पार्ट फिल करना है, सेक्शन 3 ऑफ अपार। आफ्टर दैट जब आप उसको फिल करके सबमिट करोगे वो नेक्स्ट लेवल रिव्यूइंग ऑफिसर के पास चली जाएगी फॉर रिव्यू। और उसके बाद ऑफिसर डिस्क्लोजर के लिए वो एक्सेप्ट होएगी या रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा ओ आर यू। अगर वो रिप्रेजेंटेशन फाइल कर देता ओ आर यू तो फिर आपको उसमें कमेंट्स देने पड़ते हैं उस रिप्रेजेंटेशन पे। और फाइनली अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है या रिप्रेजेंटेशन उसकी क्लोज हो जाती है तो प्राइमरी कस्टोडियन उसके अपार को क्लोज कर देता है। तो इस सारी अपार साइकिल में आपका जो रोल है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कभी कभी अपार्स में देखा गया था कि जो आपका लोअर स्टाफ है या ऑफिसर्स है उसके साथ आपका कोई डिस्प्यूट है, वो जानबूझ के अपनी अपार नहीं भरता। वो सोचता है मे भी मेरी अपार खराब हो जाए, तो पार्ट पीरियड की अपार है और मैं नहीं भरूंगा तो भी एनआरसी जनरेट हो जाएगी। और जो प्रमोशन के टाइम जो अपार देखी जाती है वो मतलब दोनों का ना एवरेज, जितना भी साल की अपार साहब की एक या दो या तीन जो भी है उनका एवरेज काउंट होता है, तो उस वो नहीं भरते थे जानबूझ के। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो वही है, इस वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है। तो लास्ट डेट क्या है ऑफ सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर टू रिव्यूइंग ऑफिसर? 30 जून। 30 जून तक, 30 जून तक आपको वो सबमिट कर देनी है, जिससे कि वो नेक्स्ट लेवल रिव्यूइंग ऑफिसर के पास फॉर रिव्यू चली जाए। नेक्स्ट की पॉइंट इज assessing performance. The primary duty of reporting officer is
to assess the performance of employee under their supervision. The reporting officer should be thorough in observing and evaluating the employee's job, responsibility, contribution to the team and any specific goal set during the previous upper cycle. अगर उसकी कोई अचीवमेंट्स है, स्ट्रेंथनेस है, वो सब भी उसको उस बढ़ते हुए ध्यान रखना चाहिए और उसको रेटिंग देनी होती है। तो रेटिंग के ऊपर ये रेटिंग है जो कि उसके ना लास्ट में प्रमोशन या डेपुटेशन पे कहीं जाएगा, तो या फिर उसको करियर में कोई एडवांसमेंट चाहिए तो उसमें बहुत काम आती है। तो ये केयरफुली देनी चाहिए। अब देखिए, जब आप ऑफलाइन अपार भरते थे अपने स्टाफ की, तो ऐसा एक पेज होता था सेल्फ अप्रेजल का, तो ये भरते थे आप। तो इसमें जब आप भरते थे, जैसे कि फर्स्ट ए है, फर्स्ट ए का फर्स्ट पॉइंट सीरियल नंबर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्लान वर्क, और सेकंड इज क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जब ये आप भरते हो तो यहाँ यू शुड बी कैप्ट you should be kept in your mind that these numbers will be whole numbers, not the fractional numbers. Means आपको 8, 9, 10, 7 ऐसे ग्रेड देने हैं यहाँ पे, ना कि 7.5, 8.2 ऐसे नहीं देने हैं। ये बात ध्यान में रखनी है। तो जब ओवरऑल जो वेटेज बनेगी वो पॉइंट्स में आएगी, ठीक है। तो लेकिन आपको जो यहाँ ग्रेड देने हैं वो होल नंबर में देने हैं, वेटेज फ्रैक्शनल में आएगी। ओवरऑल जो ग्रेड होंगे अपार में वो भी फ्रैक्शनल हो सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स डालोगे, एट्रीब्यूट्स में ग्रेड डालोगे, तो वो दैट शुड बी इन होल नंबर। रिकॉर्डिंग अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस। मान लो सपोजली आपके वारियो ने स्पेशली कोई टारगेट अचीव किया है या कोई इनोवेशन की है भाई उस टारगेट को अचीव करने में, तो वो सब भी आपको उसमें मेंशन करना चाहिए अपार में, फॉर द वेलफेयर ऑफ और द एडवांसमेंट इन हिज कैरियर ऑफ द ओआरयू। तो ये 6 पॉइंट है, ये आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप उसको आउटस्टैंडिंग मार्क्स दे रहे हो, ठीक है, ये अलग अलग उसके लिए अलग अलग है। जो अभी जो अपार्स का है ऑफिसर्स के लिए है, वो होता है 9 से ऊपर अगर आप नंबर दे रहे हो तो आपको यहाँ मेंशन करना होता है, और शायद उनका 6 से नीचे होता है, ठीक है ना, अगर कम नंबर दे रहे हो तो। मैं और इसमें क्या है, स्टाफ के लिए अगर 4 से नीचे नंबर दे रहे हो या 8 से ऊपर दे रहे हो तो आपको रीज़न देना होता है, ठीक है ना, आप क्यों दे रहे हो। तो वो रीज़न क्या होते हैं, वो यही होते हैं जो उसने आपने टारगेट दिए वो अचीव करने में क्या एफर्ट लगाया, क्या इनोवेशंस लेके आया, तो वो सब आपको इसमें मेंशन करनी होती है। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, इंटीग्रिटी। You should have to mention about the integrity of ORU, whether it is beyond doubtful or beyond doubt or doubtful। तो अगर आप बियॉन्ड डाउट लिखते हो दैट्स गुड, तो उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप डाउटफुल लिखते हो, डाउटफुल लिखने के बाद आप वो अगर उसको जस्टिफाई करने के लिए एक सीक्रेट नोट लगाते हो, तो ध्यान से सुनिए, वो सीक्रेट नोट शुड नॉट बी अटैच विद दी अपार ऑन स्पैरो पोर्टल। उस पे पोर्टल पे अटैच नहीं करना है, ऑफलाइन आपने जो हेडक्वार्टर विजिलेंस होते हैं या फिर जो आपकी पीसीसी ऑफिस या फाइनल अथॉरिटी होती है, प्राइमरी कस्टोडियन है, उसको आप ऑफलाइन भेजोगे कॉन्फिडेंशियल करके, ठीक है, अटैच नहीं करना है। क्योंकि अगर सपोज करो आप अटैच कर देते हो, ठीक है, आपने अटैच किया, वो नेक्स्ट जब आप उसको सबमिट करोगे तो रिव्यूइंग ऑफिसर को दिखेगा, रिव्यूइंग ऑफिसर के पास जाएगा, और रिव्यूइंग ऑफिसर जब उसको रिव्यू कर देगा तो प्राइमरी कस्टोडियन भेज देगा उसको ओआरयू के पास फॉर एक्सेप्टेंस और रिप्रेजेंटेशन। तो वो देख लेगा उसमें भाई उसने क्या, आपने क्या क्या उसमें क्या मेंशन किया है, या कोई केस स्पेशल मेंशन किया है, क्या कमेंट्स डाले हैं उस सीक्रेट नोट में। तो वो फिर वही है, कॉन्फिडेंशियलिटी तो रहेगी नहीं, वो चीज़ें रिवील हो जाएंगी, तो इसके साथ अटैच नहीं करना है, ठीक है ना, ये प्लीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस। अगर एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई स्ट्रेंथनेस है तो वो भी आपको जरूर मेंशन करनी चाहिए अपार में, या कोई वीकनेस है तो भी, ठीक है, लेकिन दैट शुड बी कंस्ट्रक्टिव। अगर आपको लगता है आप उसको रिकमेंड करना चाहते हो किसी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, टू ब्रिज गैप्स इन देयर स्किल्स, तो आप वो भी कर सकते हैं। पेन पिक्चर कमेंट्स, तो यहाँ आप ना उसकी स्ट्रेंथनेस वीकनेस जो भी आप डाल सकते हो, और वो भी कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, और उसके एटीट्यूड टुवर्ड सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स फ्रॉम SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन एंड वुमेन।
तो वो आपको पेन पिक्चर में लिखना होता है। नेक्स्ट, it is my humble request to all the reporting officers that while filing the section 3 or the appraisal part of a par of ORU, please ensure objectivity and fairness. Confidentiality, अपार को कॉन्फिडेंशियल रखना है. इट शुड बी शेयर्ड ओनली विद अथोराइज पर्सनल, नॉट एवरीवन. फर्दर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर्स, ये टेबल्स हैं, इसमें टाइमलाइंस हैं, और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो क्या एक्शन लिया जाएगा अपॉन फेल्योर, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइमलाइन, 30 जून से लेके 30 अप्रैल से लेके 30 जून तक आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Report the APARs of all such ORUs whose performance has been observed for more than 3 months. 3 मंथ से ज़्यादा है अपार, मतलब आप के साथ उसने 3 मंथ से ज़्यादा काम किया है, तो वो सब आपको रिपोर्ट करनी है अपार से. अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप पे क्या एक्शन लिया जाएगा. द एक्सप्लेनेशन शैल बी कॉल्ड फॉर बाय प्रिंसिपल CCIT फॉर डिफॉल्टिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर्स अप टू PCIT लेवल. किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कोई और अथॉरिटी होगी, ठीक है ना, जो भी आपकी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगी, वो एक्सप्लेनेशन कॉल करेगी रिपोर्टिंग ऑफिसर की. पहले नहीं होती थी जब ऑफलाइन सिस्टम था, अब होएंगी, क्योंकि तो पता ही नहीं लगता था किसने अपार किसकी आई है किसकी बची है. अब तो डिजिटल सिस्टम है, एक क्लिक पे निकल जाता है किस किस के अपार नहीं आई है, कौन सी अपार रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है, कौन सी फॉस्ट फॉरवर्ड हुई है, तो लिस्ट निकल जाती है. तो और स्पैरो की गाइडलाइंस भी है, DOPT गाइडलाइंस भी है, एक्सप्लेनेशन कॉल होएंगी. पहले नहीं होती थी, हालांकि ये रूल इम्प्लीमेंटेड था तब भी, लेकिन कॉल नहीं होती थी. सेकंड, अगर वेयर ORU हैज हैड नॉट क्रिएटेड सेल्फ वर्क फ्लो, मान लो वो ORU है, वो सेल्फ वर्क फ्लो क्रिएट ही नहीं करता है, ठीक है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्राइमरी कस्टोडियन की. वो क्रिएट करेगा, मतलब हर हाल में अपार जरूर भरी जाएगी, ठीक है. सपोज करो ORU का आपके साथ किसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, उसने अपार भरी ही नहीं, तो प्राइमरी कस्टोडियन 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में उसका वर्क फ्लो इनिशिएट करके जनरेट कर देगा. जनरेट करने के बाद वो ORU के पास जाएगी. ORU उसको नहीं भरता है सेल्फ अप्रेजल, देन इट विल बी फोर्स फॉरवर्डेड बाय प्राइमरी कस्टोडियन टू रिपोर्टिंग ऑफिसर्स, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास आएगी. अगर वो सेल्फ अप्रेजल पार्ट फिल नहीं है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो अब मेरे को रिपोर्ट करना ही नहीं, नहीं, वो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है. हाँ, आप उसमें ये कमेंट्स मेंशन कर सकते हो, भाई वो ये करने में ORU ये करने में फेल हुआ है टू सबमिट इज सेल्फ अप्रेजल. और अगर ये आप करने में फेल हो जाते हो, देन रिपोर्टिंग ऑफिसर शैल फॉरफिट राइट टू एंटर एनी रिमार्क्स इन अ पार ऑफ द ORU बियॉन्ड 30 जून. फिर आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, वो फोर्स फॉरवर्ड कर दी जाएगी बाय द प्राइमरी कस्टोडियन एंड आपकी एक्सप्लेनेशन कॉल होगी. नेक्स्ट इज कमेंट्स ऑन रिप्रेजेंटेशन. अगर ORU आपकी ग्रेडिंग और रिमार्क से सेटिस्फाई नहीं है, देन ही कैन फाइल रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द ग्रेडिंग और रिमार्क्स अवॉर्डेड बाय हिम, सॉरी बाय रिपोर्टिंग और रिव्यू ऑफिसर्स. तो प्राइमरी कस्टोडियन जो होगा वो आपसे कमेंट्स लेगा उसकी रिप्रेजेंटेशन पे, और ये कमेंट्स should be received in the office of primary custodian within 15 days on receipt of the request letter from the primary custodian. अगर आप नहीं देते हो 15 दिन में, 15 दिन के बाद देते हो, तो वो आपके कमेंट्स कंसिडर करे या नहीं करे, दैट विल टोटली डिपेंड ऑन प्राइमरी कस्टोडियन. अगर आप नहीं देते हो तो उसके बिना भी आप रिप्रेजेंटेशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, जो भी फैक्ट्स अवेलेबल होंगे उनके भी आप. नेक्स्ट, विद इन 1 मंथ ऑफ रिटायरमेंट एंड VRS, अगर आप VRS ले लेते हो या रिटायर हो जाते हो, तो जो आपका स्पैरो की जो ID है वो 1 महीने के लिए एक्टिव रहती है. तो उस 1 महीने तक रिपोर्टिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितनी भी अपार्स उसके पास आई हैं
रिपोर्ट होने के लिए वो उनको रिपोर्ट करके जाए। कॉमन एरर फेस, कुछ कॉमन एरर है होती हैं जो गलतियां हो जाती हैं, तो वो रिपीट नहीं करनी है, कोशिश करना। What are these common errors? These are wrong period of APAR is selected. सपोज करो ORU ने wrong period select कर दिया, DDO ने वेरीफाई कर दिया और वो आपके पास आ गई और आपको नोटिस कर लिया आपने वो बात, तो आप ORU से बात करके वो ठीक करा सकते हो, वो APAR डिलीट होगी और दोबारा भरी जाएगी। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी कॉलम इज ब्लैंक। कभी कभी इंटीग्रिटी कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, उसके लिए क्या होगा, जब APAR रिपोर्ट भी हो जाएगी, रिव्यू भी हो जाएगी और फाइनली उसके पास जाएगी ORU के पास, तो रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा कोई मेरा इंटीग्रिटी कॉलम तो ब्लैंक ही छोड़ दिया। क्योंकि जब प्रमोशंस होती है या डेपुटेशन में जाते हो तो इंटीग्रिटी कॉलम पे फोकस किया जाता है स्पेशली, तो ये ब्लैंक कभी भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट सीक्रेट नोट, सीक्रेट नोट कभी भी अटैच नहीं करना है, वो ऑफलाइन ही भेजना है, एक सील्ड एनवलप में, एक कवर उसमें अटैच नहीं करना है स्पैरो के साथ, स्पैरो पोर्टल में। होल नंबर आर नोट अवार्ड, होल नंबर हमेशा होल नंबर देने हैं। wrong reporting officer is selected, yes, this is one of the main points। अगर रिपोर्टिंग ऑफिसर, जैसे सपोज करो नेम है धर्मवीर VIR और एक धर्मवीर है VWR, और ORU ने जब अपना रिपोर्टिंग ऑफिसर सिलेक्ट किया तो वो गलती से नहीं ध्यान किया, उसने गलत सिलेक्ट कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, आपको वो क्या होगी, वो अपार किसी गलत रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएगी, किसी दूसरे के पास, तो वो देखेगा कि इस बंदे के साथ तो मैंने कभी काम ही नहीं किया। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने प्राइमरी कस्टोडियन को मेल डाल के बताए मेरे पास एक अपार आई है जो कि मेरे से परटेन नहीं करती है, इस पे राइट एक्शन लिया जाए, ताकि वो ORU से बात करके या फिर HRD से बात करके उसको चेंज किया जा सके, और वो जो राइट रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके पास वो अपार जा सके रिपोर्ट होने के लिए। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें नोटिस होती हैं तो प्लीज़ उसको ऐसा नहीं है कि मेरे से परटेन नहीं करती, पड़ी रहने दो, जब एक्सप्लेनेशन कॉल होगी तो मैं रिप्लाई दे दूंगा, मैंने इसके साथ काम ही नहीं किया। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप एक मेल डाल सकते हैं HRD को। नेक्स्ट, नेम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर इन NRC। जब ORU जो ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन है वो NRC फाइल करता है, अप्लाई करता है, तो ऊपर होता है CR सेक्शन और कंपिटेंट अथॉरिटी। तो CR सेक्शन में कभी कभी ना जो ORU है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम ही डाल देता है और रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको जनरेट भी कर देता है। नहीं, NRC में रिपोर्टिंग रिव्यू ऑफिसर का कोई रोल नहीं होता, उसमें सिर्फ अल्टरनेट कस्टोडियन और प्राइमरी कस्टोडियन का रोल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे प्राइमरी कस्टोडियन ही आएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर कोई गलती से रिपोर्टिंग ऑफिसर का नाम डाल देता है NRC में और वो आपके पास आ जाती है, तो उसको रिपोर्ट ना करें, उसको मेल डाल के प्राइमरी कस्टोडियन की नॉलेज में डाला जाए या ORU को बोला जाए, वो इनिशिएटिव लेगा और उसको चेंज कराएगा। नेक्स्ट, सेल्फ अप्रेजल अपार इज नॉट फिल्ड बाय ORU। अगर वो नहीं भी भरता है तो आपको ये नहीं सोचनी है कि ये अपार तो मैं किस भी यहाँ पे रिपोर्ट करूँ, उसने कुछ लिखा तो है ही नहीं, नहीं उसने आपके साथ एटलीस्ट काम तो किया है, तो आपने उसको क्या वर्क दिया था, अलॉटमेंट की थी और उसने क्या टारगेट्स पूरे किए, तो उसी भी आप पे आप उसके ना अपार को रिपोर्ट करना, लेकिन रिपोर्ट जरूर करनी है। नेक्स्ट वही है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सक्सेस, रेगुलरली अपडेट योर नॉलेज ऑफ द स्पैरो पोर्टल, मेंटेन ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड एंड सीक असिस्टेंस व्हेन नीडेड। तो यही होते हैं बेस्ट प्रैक्टिस, तो इसके द्वारा इससे आप इफेक्टिवली और एफिशिएंट फाइलिंग करेंगे। Conclusion and key takeaways. In conclusion, mastering APAR filing on Sparrow portal is essential for reporting officers. By understanding the process, overcoming challenges, and adopting best practices, you can ensure successful and timely submission. Thank you. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी